जय हिंद प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम डे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में 6 और 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है। ठीक है, इसमें हम पहला चैप्टर करेंगे, ठीक है, जो कि संसाधन से संबंधित है। ठीक है, तो मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। ठीक है, तो आप अपनी चारों ओर देखिए और संसाधनों का पता लगाइए। ठीक है, ये भूमिका थी। संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, जिनका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म पर बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं। ये पेटेंट शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी वस्तु इसका जो तात्पर्य है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, उसका एकमात्र अधिकार है, वहाँ पे वर्ड आता है पेटेंट। ठीक है, जैसे आता है शब्दावली प्रौद्योगिकी, है ना। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से क्या होता है? बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आपकी खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जानते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो ये उसी का आगे वाला चैप्टर है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये हमने पढ़ा था कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से हमें प्रकृति से निःशुल्क उपहार और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है।
विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांट कर रखा गया है, जिसमें वास्तविक संसाधन और दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन के बारे में जानते हैं कि वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी क्या हैं? वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइला तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अजैव संसाधन क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी चुनौती है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसे हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शब्दावली आती है संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है।
इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। सिर हिलाया, ठीक है। मानव संसाधन जानते हैं, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है संसाधन संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। उन्होंने जब एक बुरा स्वप्न देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ पीने के लिए पानी। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों के बारे में इसके बारे क्यों नहीं बात करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और अपने मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की झंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है ना? मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जाकर बेकार जो जल होता है वह बेकार नहीं होगा। जिसे शब्दावली है जानते हैं, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। कुछ सिद्धांत हैं इसके, जैसे जीवन के रूप के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, ये पर्यावरण सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? हम अपने संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं
पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, ये था हम संसाधन के बारे में जान रहे थे, उनके संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, हम उसमें किस प्रकार से अपना सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में चलते हैं जो, ठीक है, जिसमें हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पर चर्चा करेंगे। तंजानिया, जो कि अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। ठीक है, माम्बा के पिता कठिन परिश्रम करके बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विविधता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी की उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों पर का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। चलिए हम जानते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। ठीक है, हम जानते हैं भूमि के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कें, उद्योगों की स्थापना के लिए। ठीक है, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, ये चार्ट बना हुआ है, यह है ऑस्ट्रेलिया का साल्ज़बर्ग। ठीक है, आप आम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची देख सकते हैं ना, और उसे बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। समान रूप में इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन समुदायों को साझा संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। हम चलो यहाँ जानते हैं, यहाँ भूस्खलन के बारे में कुछ रिपोर्ट दी हुई है, उसको जानते हैं, पढ़ते हैं। भूस्खलन क्या कहता है? भूस्खलन को समान रूप में कौशल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ठीक है, जब भारी वर्षा होती है तभी भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में के आवासों में क्या हो जाता है? विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय बनाती है। ठीक है, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने में कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की प्रमुख प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिदार दीवारों का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह है और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। शब्दावली जानते हैं, जिसमें लिखा अपक्षय। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, पत्तियों और मनुष्य द्वारा अनावृत शैलों का टूटना क्या कहलाता है? क्षय होता है। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अब मृदा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों एवं और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, यह है ऊपरी भाग पर क्या मिलता है? हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है ये। फिर इसके अंदर बालू, गाद, किले का उपमृदा होता है। अपक्षय मिट्टी पदार्थ होता है। फिर जनक चट्टानें होती हैं। क्या आप जानते हैं के बारे में? हम जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसलिए भूस्खलन, मृदा अपरदन या अपक्षय को रोकिए। ठीक है, मृदा अपक्षय को रोकिए और धरा से वृक्षों की कटाई को कम कीजिए। मृदा के बारे में जानते हैं। चलिए, मृदा में यहाँ से करते हैं। जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, जो जनक सेलें होती हैं। ठीक है, उच्चावशतुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है।
जलवायु और तापमान, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृदा निर्माण के कारक के बारे में हम पढ़ते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रूखी रहती है। इसके बाद पढ़ते हैं वेदिका फॉर्म। ये कहलाता है वेदिका फॉर्म। ठीक है, जिसे सीढ़ीनुमा फॉर्म भी कहते हैं। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। ये देखिए समोच्च रेखीय जुताई होती है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, ये है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये सीखिएगा, बिल्कुल क्रियाकलाप है एक तरह से, इनको करके देखिएगा। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जल के बारे में। हमने अभी भूमि के बारे में पढ़ा, अब जल के बारे में पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग से जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग में से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ ही चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपका नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है ना। यानी कि यदि बूंद बूंद यदि नल से पानी टपकता रहता है, यानी एक वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करिए और जल को बचाइए। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों और तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया,
दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर अमेरिका, पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के दूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के लिए प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वहित स्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को, यानी कि जो उद्योगों से निकलता है, ठीक है, वो जल कितना हानिकारक होता है और किस प्रकार से प्रदूषण को फैलाता है। वन एवं अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थीं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ है, देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पेड़ों कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टिस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप पाए जाते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसी मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। फूलों के परांगण में
मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। देखिए आप पक्षी देखते हैं, जैसे किलकिला है, जिसे किंग फिशर भी कहते हैं। ये देखिए गिद्ध है, गिद्ध के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपचार करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। घास स्थल और वन है। देखिए इसके बाद पढ़ते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल और गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम होती जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को हटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन सम्मिलित है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः हरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदा हरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के जो वृक्ष होते हैं वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण, उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण जंतुओं और पौधों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटपन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की जनसंख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जैसे ब्लैक बक की सुरक्षा की सकता है। यहाँ पे देखिए सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की वर्षा प्रचुर मात्रा में वन से क्षति हुई थी। स्कूल के छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज, वन में अजगर, घास के स्थल और वन हम देख ही चुके थे। इसके बाद हम अगले चलते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैवमंडल निश्चय जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय सज घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष जनसंख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना, उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में शेर, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैसे काजीरंगा में राष्ट्रीय उद्यान पर हाथियों का झुंड देखा जा सकता है। यहाँ पे चीतलों का झुंड है, ये चीतल होता है, ठीक है। ये क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जानवर है, चीतल वनों में पाया जाता है, ठीक है। जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैवमंडल निश्चय, यह ऐसा शब्द, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद जानते हैं CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात के में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और ये लोग कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप इस तरह से दो चैप्टर 2 है वो समाप्त होता है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व करने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा लेसन 3 है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित है। यदि यहाँ तक आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो, ये एक सिर्फ रीडिंग मोड है, ठीक है, जिसमें आप सुनकर और से खुद से पॉज करके वीडियो समझ सकते हैं बातों को, ठीक है। यदि यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता हो कि हम आपको समझाकर वीडियो को पढ़ाएं, एक एक चैप्टर का वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सकुशल मंगल रहें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।